Hello everyone. Today we have to start one important chapter of class 10th, metal and non metal. ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है और ये चैप्टर टर्म 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अभी न्यू सिलेबस के अनुसार से CBSE क्लास 10th में अभी तो 2 एग्ज़ाम होगा, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 आपका MCQ पेपर है, तो ठीक है, इस चैप्टर का सिलेबस रिड्यूस्ड है, बट फिर भी ये आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि 3 ही चैप्टर आ रहा, जिसमें थर्ड चैप्टर यही है, मेटल एंड नॉन मेटल। और ये चैप्टर को हम लोग को स्टार्ट करना है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू देखेंगे क्लास 9th से, क्लास 9th का केमिस्ट्री से, जब हम लोग मैटर के बारे में थोड़ा पढ़ रहे थे। तो मैटर को जब क्लासीफाई किए थे, ठीक है, मैटर को क्लासीफाई किए थे, तो मैटर आपका 2 पार्ट्स में क्लासीफाइड था। मैटर क्या होता है? नॉर्मली एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, जिसके पास मास होगा और स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, तो सिंपल वो क्या होगा? मैटर। तो मैटर आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड था, वो था प्योर सब्सटेंस, ठीक है, और सेकेंड वन इज मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का सब्सटेंस, उसमें किसी भी टाइप का कोई भी मिक्सचर नहीं है, और मिक्सचर आपका 2 और मोर कंपाउंड या फिर 2 और मोर सब्सटेंस का मिक्स होकर ये बनाया गया। तो ये इसमें क्या है? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। इस बारे में अभी हम लोग को नहीं देखना, हम लोग को ये देखना है प्योर सब्सटेंस 2 पार्ट में डिवाइडेड था फर्दर, वो था एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट जो है वो लगभग अभी तक जो नॉन एलिमेंट का बात करें, वो लगभग कितना? 118 प्लस एलिमेंट है। अब ये जो एलिमेंट है 118 एलिमेंट है, तो क्या हम लोग 118 एलिमेंट के बारे में अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे या फिर अलग अलग करके हम लोग सबको देखेंगे? तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, और दूसरा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होगा। इस रीजन से हम लोग एलिमेंट को उसके प्रॉपर्टीज़ के सिमिलैरिटी बेसिस पे डिवाइड कर दिए। तो वो कितने पार्ट में डिवाइड किए? नॉर्मली तो यहाँ पे 2 ही पार्ट में देख रहे हैं, लेकिन ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या क्या? मेटल, नॉन मेटल, और मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच वाला मेटलॉइड, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। और ये जो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ये किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया? उसका प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। कौन सा प्रॉपर्टीज? फिजिकल एज वेल एज केमिकल, ठीक है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू हुआ कि हम लोग ये मेटल एंड नॉन मेटल बनाए। मैटर का प्योर सब्सटेंस का 2 क्लासिफिकेशन, एलिमेंट एंड कंपाउंड, और एलिमेंट फिर फर्दर डिवाइडेड है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में। तो ये हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस का और सिमिलैरिटी के बेसिस पे हम लोग एलिमेंट को फर्दर डिवाइड किए थे, ठीक। तो इसके हम लोग थोड़ा सा कि हम लोग का मेटल एंड नॉन मेटल जो चैप्टर है, अब हम रिलेट करते हैं इससे कैसे। ये जो मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर है, ये तो एलिमेंट का ही टाइप है। एलिमेंट को जो फर्दर सिमिलैरिटी इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, कि हाँ मेटल इस टाइप का प्रॉपर्टीज शो करने वाला है, नॉन मेटल इस टाइप का प्रॉपर्टी कुछ शो करने वाला है। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग एक बेसिक ओवरव्यू बनाते हैं कि हम लोग करेंगे क्या। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, और इस इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि मेटल एंड नॉन मेटल किस टाइप से हम लोग को हेल्प करेगा। कोई भी मटेरियल जब हम लोग कोई भी चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर कभी भी कोई चीज़ को आप लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस टाइम हम लोग किस टाइप का मटेरियल को चूज़ करें, मेटल चूज़ करें कि नॉन मेटल चूज़ करें कि मेटलॉइड चूज़ करें, ये सब चीज़ को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। और ये किस टाइप का प्रॉपर्टीज से रिलेट होकर हम लोग उसको चूज़ कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल देखेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल दोनों देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक अभी बेसिक ओवरव्यू बना है कि मेटल नॉन मेटल में भी यहाँ तक देखेंगे। उसके बाद तो एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट है, वो सब चीज़ को भी देखना है। आयोनिक कंपाउंड वाला पार्ट है, वो भी देखेंगे। तो पहले हम लोग इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में स्टार्ट एक क्वेश्चन से ही होगा कि सपोज करिए कि आपको एक ब्रिज डिज़ाइन करना है, ठीक है।
तो वो जो ब्रिज डिजाइन करेंगे उसके लिए मेरा जो बेसिक प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करना चाहिए ब्रिज में लगने वाला मटेरियल, ठीक है। तो वो अगर आप ऐसे ही सोचिएगा तो क्या क्या सोच सकते हैं। फर्स्ट, किस टाइप का प्रॉपर्टी शो करना चाहिए, हार्ड, किस बेसिस पे, उसका स्ट्रेंथ बहुत हार्ड होना चाहिए, मतलब वो एकदम उसमें कोई भी गाड़ी आ जाए एकदम बड़ा सा इस ब्रिज में तो ये लंप करके ऐसा झुक ना जाए, एकदम सीधा सीधा खड़ा रहे, ठीक है, एकदम हार्ड होना चाहिए। दूसरा, उस मटेरियल का प्रॉपर्टी ये होना चाहिए कि इलास्टिक, कि अगर ये इतना ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो ये अपने में थोड़ा सा खींचा है, लंप ना करे, मतलब थोड़ा सा खींचा, लेकिन ऐसा नहीं कि छोटा छोटा कण में टूट जाए जैसे स्टोन्स टूट जाता है आपका, ठीक है। ये जो छोटा छोटा एकदम कन्स में ना टूट जाए कि पार्टिकल्स में, जो आपका ब्रिटल टाइप वाला पार्टिकल, जो स्टोन वाला पार्टिकल टूट जाता है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, इसलिए इलास्टिक हम लोग मटेरियल यूज करना चाहेंगे। अब ये एकदम सिंपल सा बात है, ये एकदम छोटा सा चीज़ हम लोग डिस्कस किया, और भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज लेंगे लेकिन अभी हम लोग इतना ही लेते हैं। ये कौन शो करेगा हार्डनेस। अब अभी मेटल एंड नॉन मेटल को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, हम लोग ये देखते हैं कि एक एक एलिमेंट को चूज करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन हार्डनेस शो कर रहा है। अब पहले लेते हैं कोल। अब ये जो कोल है ये तो कार्बन से बना हुआ है, ठीक। अब कोल का अगर हम लोग ब्रिज बनाते हैं तो वो हार्डनेस ठीक है, कुछ हद तक है कि हाँ वो सॉलिड है तो थोड़ा हार्ड है, लेकिन इलास्टिक तो नहीं है। जैसे ही उसमें कोई चीज़ को हैमर करेगा वो छोटा छोटा पार्ट्स में टूट जाएगा वो खिंचाने के वजह, तो ये प्रॉब्लम। अब और कोई एलिमेंट को ले लेते हैं, जैसे अल्युमिनियम को ले लेते हैं मान के चलो। तो अल्युमिनियम क्या है कि इसको लिए तो ये हार्ड बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन इलास्टिक ठीक ठाक है, मतलब खींचा जाएगा पूरा, लेकिन हार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए हम लोग इसको ब्रिज में नहीं यूज किए। तो अब और एक एलिमेंट लेते हैं एग्जांपल, आयरन, लोहा, जो घर में हम लोग देखते हैं, ये हार्ड भी है और इलास्टिक भी है। तो हम लोग एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी वो कैसा नेचर शो कर रहा है उस बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग किस जगह पे कौन सा मटेरियल को यूज करेंगे। इस रीजन से आपका रियल लाइफ से रिलेटेड जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होगा उसमें कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है वो चीज़ आपका डिसाइड होगा मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड से, और वो किस टाइप का प्रॉपर्टी शो कर रहा है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्रिज अगर हम लोग को बनाना था तो हम लोग आयरन रॉड का यूज किए, आयरन का जो पैनल्स आएगा उसके बेसिस पे हम लोग बनाएंगे ब्रिज को। लेकिन अब यहीं पे जो ये गाड़ी चल रहा है, अगर हम इसका बात करें कि इसका फ्यूल्स के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज करें, इसका फ्यूल कौन सा फ्यूल से ये चलेगा, तो नॉर्मली आप लोग जान ही रहे हैं कि पेट्रोल या फिर डीजल से ये चलेगा। अगर हैवी व्हीकल है तो डीजल से, अगर वो स्मॉल है तो फिर पेट्रोल से वो चल सकता है। अब पेट्रोल क्या चीज़ का कंपाउंड है, तो पेट्रोल आपका पेट्रोलियम से, हम लोग जब पेट्रोलियम को रिफाइन, क्रूड ऑयल जो आपका सऊदी अरेबिया साइड में जहाँ से हम लोग निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं नीचे से, उसको जब हम लोग रिफाइन करते हैं तो वो आपका 3-4 पार्ट में बंटता है, नॉर्मली 5 या 6 पार्ट में बंटता है। वो क्या है, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन और पाराफिन वैक्स, जो आप लोग मोमबत्ती ये सारा कैंडल्स में देख रहे हैं, पाराफिन वैक्स, बिटुमेन जो हम लोग आजकल रोड को फर्नेसिंग, अलकतरा जिसको बोलते हैं, रोड को फर्नेसिंग करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है, इससे वो सारा चीज़ बन रहा है। ये पेट्रोलियम बना क्या चीज़ से, ये पेट्रोलियम बना आपका फॉसिल्स से। क्या चीज़ से, फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होता है, डेड वेजिटेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जब कोई प्लांट और एनिमल पूरा डेड हो गया और जमीन के अंदर चला गया तो उस टाइम ये क्या हो गया, फॉसिल्स। अब ये कन्वर्ट होगा धीरे धीरे पेट्रोलियम में। तो जो छोटा प्लांट्स और एनिमल्स होगा वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट होगा, जो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं वो भी फॉसिल्स है, वो कोल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक। और ये कंपाउंड क्या है, ये कार्बन का कंपाउंड है, और इसीलिए हम लोग फॉसिल से इसके कन्वर्जन को कार्बोनाइजेशन भी बोलते हैं। ऐसा प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम जिसमें हम लोग डेड वेजिटेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से कार्बन का कंपाउंड्स, पेट्रोलियम और कोयल के कन्वर्जन को कार्बोनाइजेशन भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन का कंपाउंड था।
और हम लोग इसको एज अ व्हीकल का फ्यूल के लिए यूज़ किए। तो डिफरेंट यूज़ के लिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का एलिमेंट्स का हम लोग को रिक्वायरमेंट होगा, और ये हम लोग को मेटल एंड नॉन मेटल से ही पता चलेगा। हम लोग यहाँ पे आयरन का फ्यूल बेसिस पे यूज नहीं किए, क्योंकि आयरन का प्रॉपर्टी वो नहीं है कि हम लोग उसको जलाएंगे या फिर हम लोग उसको बर्न करेंगे तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन कार्बन का जो कंपाउंड पेट्रोल डीजल, अगर आप उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करिएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। वही एनर्जी के बेसिस पे हम लोग व्हीकल्स को चला रहे हैं, ठीक है। तो वो नॉर्मली हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है। हीट एनर्जी को हम लोग बाय इंजन के थ्रू हम लोग उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ कि मटेरियल का प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है, कि हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ द यूज, जहाँ पे हम लोग को यूज होना रहेगा वहाँ हम लोग उसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग उस मटेरियल को यूज करेंगे। अब हर मटेरियल का प्रॉपर्टीज पढ़ना तो पॉसिबल है नहीं, उससे अच्छा ये होगा कि सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी शो कर रहा है उसको एक चंक में रखें, और एक टाइप का जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है उसको दूसरे चंक में रखें। मतलब तो पूरा एलिमेंट्स को देखा गया, नॉर्मली वो दो ही टाइप का प्रॉपर्टी शो करता है, मेटल और नॉन मेटल। और अगर पूरा ब्रॉडर में क्लासीफाई करें तो तीन टाइप से शो करेगा, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटलॉइड इसका जस्ट बीच वाला पार्ट होगा जिसमें वो मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तो आयरन, अल्युमिनियम यही सब देखे थे एक दो एग्जाम्पल में, जो आपका ब्रिज वाला स्ट्रक्चर को फॉलो कर। यहाँ और भी ज़्यादा एग्जाम्पल है, जैसे अल्युमिनियम है, यहाँ देख सकते हैं अल्युमिनियम जो हम लोग देखे थे। कॉपर है, कॉपर का वायर्स हम लोग यूज करते हैं। कास्ट आयरन, आपका ब्रास, स्टील, ब्रोंज। तो ब्रास, स्टील, ब्रोंज आपका डायरेक्ट एलिमेंट नहीं है, ये मेटल्स का कॉम्बिनेशन से बनाया हुआ, मतलब दो और दो से ज़्यादा मेटल्स के हमको कंबाइन करके हम लोग एलॉय बनाते हैं। ये सब एलॉयज हैं, ठीक है। ये एलॉयज के बारे में हम लोग को थोड़ा डिटेल में जानना है, हम लोग थोड़ा आगे भी देखेंगे, लेकिन एक बेसिक बात हम बता देते हैं यहाँ पे कि एलॉय ज़रूरी क्यों है। क्योंकि यहाँ जो हम लोग ब्रिज बना रहे थे वो आयरन से बनाया, सपोज करो, ठीक, आयरन का रॉड से बनाया हुआ है। अब ये आयरन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कोरोजन होता है, ठीक है। कोरोजन क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक लेयर बनाएगा अपने सरफेस पे, वो लेयर आयरन का वीक होता है, ठीक है। जो धीरे धीरे आयरन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे इतना मोटा था शुरू में, अब वो धीरे धीरे कोरोजन लगते लगते धीरे धीरे इतना पतला हो गया, तो धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएगा। तो ब्रिज का अब लाइफ हो जाएगा कि हाँ ये ब्रिज इतना ही दिन चलेगा, तो ये तो लॉस हुआ एक तरीक़ा से। तो अब इसको हम कैसे कम करें? तो उसके लिए हम लोग एलॉय बनाना स्टार्ट किए, जिसमें एक और भी एग्जाम्पल है कुतुब मीनार, वो जैसा पहले था आज भी वैसा ही है, ठीक है, उसमें कभी जंग ही नहीं लगता है। तो यहाँ पे भी ऐसा एक बता सकते हैं कि हम लोग ऐसा एलिमेंट डिज़ाइन किए हुए हैं, मतलब एलॉय डिज़ाइन किए हुए हैं स्टील, जो जिसमें कोरोजन नहीं होता, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि ये आयरन ही से बना हुआ है स्टील। आयरन लिए, ठीक, आयरन का मैक्सिमम पार्ट को लिया और इसमें कुछ कुछ पार्ट डिफरेंट एलिमेंट का ऐड किए, जिससे वो कोरोजन फ्री हो जाए, उसका स्ट्रेंथ में कोई भी फर्क ना पड़े, और ज़्यादा आयरन से हार्ड भी है और ज़्यादा शाइनी भी होगा। तो स्टील हम लोग आयरन ही से बनाए, लेकिन इसका प्रॉपर्टीज को और ज़्यादा एडवांस करने के लिए हम लोग एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं, जो मेटल ही से बना हुआ है। तो अगर आयरन मैक्सिमम अमाउंट इसका लिए हुए, तो आयरन का मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ये शो करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक को छोड़ के, वो कोरोजन स्टील में नहीं होगा, आयरन में कोरोजन होता है। तो अगर हम लोग यही ब्रिज को स्टील से डिजाइन कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, इसका लाइफ बहुत दिन के लिए बढ़ जाएगा, क्योंकि कोरोजन फ्री हो गया, और स्ट्रेंथ तो मैक्सिमम है ही, आयरन से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू हम लोग देखें, और कल को जाके अगर हम लोग को अल्टरनेटिव फ्यूल बनाना पड़ा तो हम लोग कार्बन पे रिसर्च करेंगे, ना कि आयरन पे। आयरन पे रिसर्च करने से क्या हम लोग का नया फ्यूल बन जाएगा? नहीं, क्योंकि फ्यूल्स नॉर्मली अगर देखोगे तो कार्बन का ही कंपाउंड्स का फ्यूल्स है। पेट्रोल, डीजल, कीरोसिन, ये सारा चीज़, मीथेन, आजकल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सारा का सारा कार्बन का कंपाउंड्स है। तो हम लोग इस पे अगर बहुत ज़्यादा स्टडी करेंगे तो हम लोग को अल्टरनेटिव फ्यूल्स भी मिलने का चांसेस है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक अल्टरनेटिव फ्यूल है।
बायोगैस, ये सब भी अल्टरनेटिव फ्यूल है। और अल्टरनेटिव फ्यूल बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सारा का सारा जितना भी पेट्रोलियम का प्रोडक्ट्स है वो सारा आपका एग्जॉस्टेबल है, मतलब कुछ दिन के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, तो हमको अल्टरनेटिव फ्यूल चाहिए ही चाहिए। तो ये सब चीज़ से एक ओवरव्यू बनता है कि हम लोग का ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट कितना है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि मेटल का डेफिनेशन क्या है और नॉन मेटल का डेफिनेशन क्या है और किस बेसिस पे हम लोग ये दोनों को अलग किए हुए हैं। तो मेटल एक सॉलिड मटेरियल विच इज टिपिकली हार्ड, शाइनी, मैलिएबल, डक्टाइल विथ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मीन्स मेटल को अभी यहाँ पे जो डिफाइन करें वो एकदम सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं कि वो फिजिकली कैसा है, मतलब हार्ड है, शाइनी मतलब वो पूरा चमकदार है, मैलिएबल व्हेन यू हैमर अ मेटल इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, मैलिएबिलिटी का प्रॉपर्टी है। ठीक है, डक्टाइल, जब हम लोग कोई फोर्स लगा के कोई मेटल को खींचेंगे तो वो क्या होगा, थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। विथ गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब कि अगर थर्मल कंडक्टिविटी को समझना है तो हम लोग घर में जो कुकिंग यूटेंसिल्स यूज करते हैं वो सारा का सारा मेटल्स होता है। उसमें क्या होता है कि अगर आप कोई आयरन रॉड सपोज करो, अगर हम इसको यहाँ पे हीट करें, ठीक है, तो ये हीट यहाँ से ट्रांसफर करके पूरा इधर तक भेज देता है, मतलब ये पार्ट भी गर्म हो, ये पार्ट भी गर्म है, ये पार्ट भी गर्म है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये हीट को ट्रांसफर कर रहा है, और हीट को ट्रांसफर कर रहा मतलब गुड इलेक्ट्रिकल गुड थर्मल कंडक्टिविटी। और तुम लोग ये भी देखे होंगे कि जितने भी घर में वायर्स लगे हुए हैं वो सारे के सारे आपका कॉपर है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो ये सब जो वायर्स है वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को भी ट्रांसफर कर सकता है। और ये हम लोग देखेंगे भी, इलेक्ट्रिसिटी को इसलिए भी ट्रांसफर कर सकता है क्योंकि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे यहाँ पे डिफाइन भी किए, ये भी हम लोग जस्ट देखते हैं। तो अगर एक बार इसको समराइज करें तो सिंपल क्या है कि मेटल्स आर सॉलिड विच आर टिपिकली हार्ड, शाइनी, मैलिएबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या क्या होगा एलिमेंट्स का, आयरन, कॉपर, जिंक, अल्युमिनियम। इसके अलावा भी बहुत है, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, सीजियम, उसके बाद बैरियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ये सब क्या है, मेटल का एग्जाम्पल है। ठीक, और ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मेटल का वो क्या है कि मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी रखता है, गेन नहीं, वो लेने का टेंडेंसी नहीं रखेगा, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी रखता है। अब जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका तो प्रोटॉन का नंबर सेम है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रल एटम में तो सेम होता है। अब जैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन को हम लूज करा दिए तो प्रोटॉन तो सेम रह गया लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इस कारण से उसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस रीजन से हम लोग मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा मेटल का। अब लूज क्यों करेगा वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एलिमेंट कैल्शियम ही को ले लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, एटॉमिक नंबर 20 होता है, इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। ठीक है, 2882। ठीक है, ये जो 2882 है ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा है, इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 होना चाहिए, जिसमें मात्र इसके पास 2 ही है। इसको स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 चाहिए। अब ये 8 करने के लिए या तो 6 लेगा या तो 2 दे देगा। तो 6 लेना तो पॉसिबल नहीं क्योंकि इसका एनर्जी चेंजिंग बहुत ज्यादा होगा, इसलिए 2 देना आसान होगा, 2 देना आसान होगा। तो आराम से कैल्शियम यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, कैल्शियम यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और क्या बनाएगा, Ca2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ये ऑर्बिट। और अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन हो गया, एम सेल, जिसमें इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 8। ठीक है, इस रीजन से अब ये स्टेबल भी हो गया। तो कैल्शियम का
2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो ये Ca2 प्लस आपका ये 2 प्लस चार्ज जो बता रहा है, ये इसको क्या बना रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो आपका जितना भी एलिमेंट है सबका सब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जितना एग्जाम्पल हम लिखें, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आयरन का 2 प्लस भी होता है, 3 प्लस भी होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है। जिंक Zn2 प्लस, कॉपर Cu प्लस भी हो सकता है, Cu2 प्लस भी हो सकता है, ये सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव का पार्ट है। इधर सोडियम Na प्लस होता है, पोटासियम K प्लस होता है, सीजियम Cs प्लस। तो ये आपका एग्जाम्पल्स है कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी रखता है। अब कुछ की पॉइंट्स है, ये आप लोग के टर्मोन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो द मोस्ट एबुडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। एबुडेंट, अब मेटल तो बहुत सारा है, यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत सारा एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा अमाउंट में अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट कौन है, तो वो है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम 7% ऑफ अर्थ क्रस्ट। अगर 100% मेटल है तो उसमें 7% मेटल सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम है। और सेकेंड मोस्ट एबुडेंट मेटल कौन है, आयरन। 4% पूरा अर्थ क्रस्ट का क्या है, आयरन। ठीक, तो ये एक बेसिक ओवरव्यू हुआ। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नॉन मेटल। तो जस्ट इसका जस्ट उल्टा नाम है मेटल, नॉन मेटल, तो उसका प्रॉपर्टी का भी जस्ट उल्टा होगा और है भी। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल आपका कंडक्ट करता था हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों को कंडक्ट नहीं करता। और नाइदर मैलिएबल नो डक्टाइल, नाइदर मैलिएबल नो डक्टाइल, मतलब वो थिन शीट्स में भी कन्वर्ट नहीं हो सकता है और उसको थिन वायर्स में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि वो ब्रिटल होता है। हम लोग अगर तोड़ेंगे तो वो छोटा छोटा पार्ट में टूटेगा। इस रीजन से हम स्टार्टिंग में जब ब्रिज वाला एग्जांपल भी दिए थे, तो हम लोग कार्बन को ब्रिज में नहीं यूज करते हैं, क्योंकि वो छोटा छोटा पार्ट्स में टूट जाएगा। ठीक है, तो नॉन मेटल जो एलिमेंट है वो क्या, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंडक्ट नहीं करता है। नाइदर मैलिएबल नो डक्टाइल बट नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। मीन्स वो अगर हम उसको तोड़ना चाहेंगे तो वो छोटा छोटा पार्ट्स में टूटेगा, लेकिन मेटल्स को अगर तोड़ना चाहेंगे तो वो खिंचा के टूटेगा, वो छोटा छोटा पार्ट्स में नहीं टूटेगा। इस रीजन्स में मेटल्स वायर्स में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन नॉन मेटल वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ठीक है, फास्फोरस। तो ये सब क्या है, आपका नॉन मेटल्स का एग्जाम्पल है। नॉन मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। क्योंकि मेटल का टेंडेंसी था इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, तो नॉन मेटल का जस्ट उसका उल्टा होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। और हम लोग इसको एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के भी बेसिस पे समझ सकते हैं। जैसे क्लोरीन का एग्जांपल ले लेते हैं, 17। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो 2 8 7। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 है, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल हमको आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 चाहिए, तब जाके ये स्टेबल होगा। अब ये 8 करने के लिए या तो 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन देना, ये एनर्जी के लिए तो बहुत प्रॉब्लम, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी हमको देना पड़ेगा, तब जाके 7 इलेक्ट्रॉन लूज होगा। उससे बेटर है कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इस रीजन से ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या करेगा, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस Cl माइनस। ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये इसका क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव को शो कर रहा है। जितने भी नॉन मेटल होंगे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, और क्या, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आयोडीन भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्लोरीन तो एक किया ही, ब्रोमीन भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक नंबर होता है 8, तो KLMN अगर करोगे तो ये 2 6 है। मीन्स इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी, इसलिए O2 माइनस। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप नॉन मेटल्स को बोल सकते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो अगर दोनों को एक साथ कंसीडर करें तो मेटल हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गेन इलेक्ट्रॉन ना लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल्स हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब कुछ टर्मोन के पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स भी है
मेटल एंड नॉन मेटल का, वो क्या है? द मोस्ट एबुडेंट नॉन मेटल। जैसे मोस्ट एबुडेंट मेटल आपका पूरा अर्थ क्रस्ट में अल्युमिनियम था, उसी तरह मोस्ट एबुडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट कौन है? ऑक्सीजन। और सेकेंड मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट कौन है? सिलिकॉन। ठीक है, यहाँ पे तो सिलिकॉन लिखा हुआ है। सिलिकॉन अभी तो नॉन मेटल, यहाँ पे हम लोग नॉन मेटल में इस चीज को लिखे हैं, लेकिन नॉर्मली आपका एलिमेंट्स 3 पार्ट में डिवाइडेड था, जो हम शुरू में बोले भी थे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो ये जो सिलिकॉन है वो आपका मेटलॉइड है, मीन्स मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी ये शो करता है। ठीक, ये हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल में भी कि कहाँ पे मेटल है, कहाँ पे नॉन मेटल है। तो पोजीशन ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये जो पार्ट जहाँ तक हम ये आप लोग को मार्किंग कर रहे हैं वो देखिएगा, ये पूरा पार्ट मेटल है, मीन्स यहाँ से स्टार्ट होगा, ये अल्युमिनियम, गैलियम, ये सारा पोलोनियम और नीचे आपका लॉरेंसियम, ये सारा जो चीज़ है ये पूरा मेटल में आएगा। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल का मतलब 118 एलिमेंट जो हम लोग देखे उसमें मैक्सिमम एलिमेंट तो मेटल ही है। मीन्स मेटल है मतलब ये हार्ड है, शाइनी है, ये सारा चीज जो प्रॉपर्टी शो करता है जो हम लोग पहले देख चुके हैं, मतलब ये सब का सब एक ही टाइप का प्रॉपर्टी शो कर रहा है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो पीरियोडिक टेबल का आधा पार्ट मेटल, मेटल और ये जो येलो कलर का मेटल और नॉन मेटल को लिंक करने वाला जो है ये क्या है? मेटलॉइड। ये मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए हम जस्ट इसके पहले भी बोले थे कि सेकेंड मोस्ट एबुडेंट नॉन मेटल लिखा हुआ है, लेकिन अभी आप लोग को मेटल और नॉन मेटल दो ही ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया, लेकिन सिलिकॉन आपका क्या होता है? मेटलॉइड, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है। और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सारा चीज आपका ये ग्रीनिश वाला पार्ट ये क्या है? आपका नॉन मेटल। तो आप देख सकते हैं कि मेटल और नॉन मेटल जो है, मेटल आपका मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो मेटल के कैटेगरी में आता है, कुछ एलिमेंट मात्र मेटलॉइड और कुछ एलिमेंट नॉन मेटल में। और जो लास्ट वाला है ये नोबल गैस एलिमेंट है, ये ना ही मेटल है ना ही नॉन मेटल है, ये नोबल गैस है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि इसका आउटर मोस्ट में 8 पूरा ये स्टेबल है, इसको किसी के साथ रिएक्शन करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ से एक ओवरव्यू क्लियर हुआ कि कितने हमारे पास मेटल है, कितने नॉन मेटल और मेटलॉइड। और इसमें भी अगर थोड़ा डीप जाएंगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये शुरू वाला, ये सब अल्कली मेटल्स है। ठीक है, उसमें भी फर्स्ट वाला अल्कली मेटल, सेकंड वाला अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये सब अल्कली मेटल इसलिए क्योंकि ये आपका बेसिक नेचर शो करेगा, मतलब ये वाला आपका ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, और नीचे वाला इनर ट्रांजिशन मेटल है, मतलब मेटल को भी हम अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिए। ठीक, यहीं पे जो ट्रांजिशन मेटल वाला पार्ट है, अगला पार्ट जो होगा वो मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन ये चीज जरूर बोल सकते हैं कि जैसे आयरन आपका 2+ भी था, आयरन 3+ भी था, ये दो टाइप का, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज करने का टेंडेंसी, 3 इलेक्ट्रॉन भी लूज करने का टेंडेंसी, ये आपका ट्रांजिशन ही मेटल शो करते हैं जनरली। ये मेटल्स नहीं शो करेंगे ऐसा, नीचे वाला भी बहुत ज़्यादा शो करेगा। ये सब के बारे में तो अभी हम लोग स्टडी भी नहीं करते हैं क्योंकि ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हमेशा रेडिएशन रिलीज करते रहता है, तो हम लोग इसके बारे में उतना डिस्कस करें भी नहीं। हम लोग ये वाला पार्ट और ट्रांजिशन मेटल को देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग डिटेल में थोड़ा देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज शुरू में भी हम बताए थे, थोड़ा सा और इसमें डिस्कस करते हैं क्योंकि केमिस्ट्री में नॉर्मली हम लोग 2 ही टाइप का प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है आपका कि सिंपल उस टाइप के प्रॉपर्टीज को फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे जो मेजरेबल है, जिसमें हम लोग उसका केमिकल कंपोजिशन में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर जाएगा, कितने डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट कर जाएगा, ये सारा चीज आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। उसका डेंसिटी, अब जैसे H2O है, वाटर है, वाटर आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है। ठीक है, तो क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे ये H3O हो जा रहा है? नहीं, H2O ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी,
उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा, फिजिकल स्टेट, ये सब का स्टडी हम लोग कहाँ करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में। तो मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल, द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। जब हम लोग उसको हैमरिंग करेंगे तो वो पतला शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा बिना टूटे। अगर ये टूट जाता, मतलब छोटा छोटा पार्ट्स में, तो ब्रिटल हो जाता। इसका मतलब ये है कि नॉन मेटल्स मैलिएबल इसीलिए नहीं है क्योंकि अगर हम लोग उसको हैमरिंग करेंगे तो वो छोटा छोटा पार्ट में टूट जाएगा, वो ब्रिटल है। और ये इलास्टिक है, इस रीजन से मेटल्स आपका जब हैमरिंग करोगे तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी। ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स आर मोस्ट मैलिएबल मेटल। जितना हम लोग मेटल देखे थे अभी जस्ट इसके पहले, अगर इसके पीछे वाला स्लाइड में आता, ये पूरा एरिया को मेटल कवर किया हुआ है, लेकिन उसमें से सारा का सारा मैलिएबल डक्टाइल है लगभग, कुछ कुछ को छोड़ के। तो वो एक्सेप्शन तो अभी हम लोग देखेंगे ही, क्योंकि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होना ही होना है। लेकिन फिर भी इतना सारा मेटल में गोल्ड और सिल्वर मोस्ट डक्टाइल मेटल है और मैलिएबल भी। मीन्स यहां पे हम लोग क्या देख रहे थे, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल मेटल। उतना सारा एलिमेंट में, उतना सारा मेटल में गोल्ड और सिल्वर से ज़्यादा मैलिएबल होगा। तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और यहाँ आप देख भी सकते हैं कि जब हम लोग हैमरिंग कर रहे हैं तो ये आपका गोल्ड जो है वो थिन शीट में कन्वर्ट हो गया। अल्युमिनियम फॉइल जो हम लोग यूज करते हैं फूड को रैप करने के लिए, वो भी थिन शीट से अल्युमिनियम को एकदम पतला शीट्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ये टूट नहीं रहा क्योंकि ये मेटल है। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है, द प्रॉपर्टी विच अलाउज मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। हम लोग उसको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतला वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देख रहे कॉपर इतना बड़ा सा मेटल है, हम लोग इसको खींच के क्या इस वायर्स में कन्वर्ट कर लिए। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। और गोल्ड आपका सबसे ज्यादा मोस्ट डक्टाइल मेटल है। ठीक, यहाँ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, अल्युमिनियम का वायर है, कॉपर का वायर है, इस सारा का सारा को हम लोग खींच के लंबा कर सकते हैं। और ये बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसलिए भी हम लोग इसका वायर बनाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को बहुत इजीली पास करता है और अदर मेटल्स के मतलब कंपैरिजन में, इस रीजन से हम लोग इसका वायर्स भी बनाते हैं और हम लोग घर में यूज भी करते हैं। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्यों, अगर बेसिकली हम बात करें तो मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए होता है क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी भी रखता है और उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। इस रीजन से मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये वाला पार्ट तो सही है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को अगर डिफाइन करोगे तो वो क्या, फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज अपन क्या हंस रहा है, इलेक्ट्रॉन ही से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्री टू मूव है तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना ईजी है। तो मेटल्स इसीलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन हीट को थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि सपोज करो एक मेटल का बार है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। यहाँ पे हम लोग क्या किए कि बर्न कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट आपका क्या हुआ, हीट हो गया। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वैक्स लगाए हुए हैं। वैक्स जब हीट होने के बाद वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होकर गिर जाएगा। तो कुछ देर के बाद देखोगे कि ये वाला वैक्स धीरे धीरे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया और गिरना स्टार्ट कर गया। इसका मतलब कि ये हीट इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है मतलब ये कंडक्टिविटी है, मतलब कंडक्ट कर सकता है मेटल हीट को भी। इलेक्ट्रिसिटी को जैसे कंडक्ट किया उसी तरह हीट को भी कंडक्ट कर रहा है। और ये जो कंडक्टिविटी करता है वो जिस प्रोसेस से करता है उसको हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग अभी जान लीजिए कंडक्शन, हम लोग इसको आगे पढ़ना है आप लोग के लिए। तो कंडक्शन के थ्रू हीट को ट्रांसफर करता है। ठीक है, इसमें सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर सबसे जल्दी ट्रांसफर करेगा हीट को। लेकिन पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या होगा, लीड। ठीक है, लीड आपका पुअरेस्ट कंडक्टर। आप कुकिंग यूटेंसिल बनाएंगे तो हम लीड का कभी नहीं बनाएंगे। और सिल्वर तो कॉस्ट फ्रेंडली है नहीं, इस कारण से हम लोग सिल्वर का तो नहीं बना सकते। लेकिन कॉपर, एल्युमिनियम का हम लोग यूज करते हैं, स्टील का भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा का सारा क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, इससे थोड़ा कम होगा लेकिन है, क्योंकि कॉस्ट फ्रेंडली भी एक मैटर हो जाता है। उसके बाद मेटल्स आर लस्चरस। लस्चरस मीन्स शाइनी वाला पार्ट, मतलब बहुत ज़्यादा वो चमकदार होगा। तो मेटल्स को जब रब करोगे
ठीक है, सैंड पेपर से, तो वो दिखेगा तुमको एकदम लस्टरस वाला शो करेगा, कि मतलब वो एकदम शाइनी दिखेगा। तो सैंड पेपर से रब करने का यहाँ रीज़न ये है कि नॉर्मली जब मेटल को ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो क्या होता है कि कॉरोड हो जाता है, मतलब कॉरोजन होने के कारण ऊपर से वो लेयर बना लेता है, और वो लेयर एक डल लेयर होता है, मतलब वो आपका शाइनी जो पार्ट है उसको खत्म कर देता है। तो जब हम लोग उसको हटा देंगे उस लेयर को, तब वो जाके लस्टरस दिखेगा, ठीक है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल हैविंग शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर। देख सकते हैं यहाँ मेटालिक लस्टर पूरा शाइनी चमक रहा, ठीक है। और द शाइनी अपीयरेंस ऑफ मेटल्स मेक देम गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। यही शाइनी होने के कारण वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो जब हम लोग प्लेन मिरर को बनाते हैं तो पीछे साइड से जो ओपेसिटी देते हैं वहाँ पे हम लोग सिल्वर का यूज करते हैं, क्योंकि सिल्वर रिफ्लेक्ट कर सकता है और बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर भी होगा। और मेटल्स का ही हम लोग यहाँ पे पीछे में जो हम लोग यूज करते हैं ओपैक करने के लिए, वो हम लोग मेटल्स को ही यूज करते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स तो हार्ड होता ही है, ठीक। ये आपका प्रॉपर्टी है मेटल का, फिजिकल प्रॉपर्टी। मेटल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, कुछ मेटल्स नहीं होते, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल्स आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि उसका पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है एक्सेप्शन जानना कि कौन कौन मेटल्स हार्ड नहीं है। वो है सोडियम और पोटासियम। सोडियम और पोटासियम दो ऐसे मेटल्स हैं, वो आप लोग नाइफ से, मतलब चाकू से भी एकदम आराम से काट सकते हैं। सोच रहे कितना सॉफ्ट होगा, आराम से काट ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सोडियम और पोटासियम के छोड़ के अगर आप नॉर्मली देखिएगा, अल्युमिनियम भी थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन सोडियम पोटासियम उससे बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। और हार्डनेस में बात किया जाए तो बहुत सारा आयरन आपका हार्ड है, ठीक। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर हम लोग कितना लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन। तो इस टेम्परेचर पे आपका मेटल्स जो होगा वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और एक्सेप्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में भी मरकरी हम लोग लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इस रीजन से देखिए, मरकरी तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये फ्लो कर सकता है, ठीक। अब ये फ्लो कर सकता है, लेकिन फिर भी ये मेटल है, तो इस कारण से ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इस रीजन से हम लोग मरकरी को यूज भी करते हैं कहाँ पे, थर्मोमीटर में, जहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो वो लिक्विड फ्लो कर जाएगा, और फ्लो करने से हमको पता चल जाएगा कि उसका हीट का कितना टेम्परेचर है, उसको हम लोग कैलिब्रेट करके बनाते हैं। तो मरकरी को हम लोग थर्मोमीटर में यूज भी करते हैं। मेटल्स हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये बहुत हार्ड है, ठीक है। जनरली सॉलिड्स होता है रूम टेम्परेचर पे, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत हाई होगा, क्योंकि इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा होगा, तो उसको हम लोग को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा। इस रीजन से इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेकिन कुछ मेटल था हम लोग के पास जो सॉफ्ट था, जैसे सोडियम, पोटासियम, ये सबका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा लो होगा। सीजियम, गैलियम मेटल्स विच हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ये सब थोड़ा सॉफ्ट है। लास्ट, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मतलब ये साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि ये इलास्टिक है, वाइब्रेट कर सकता है, ठीक। मेटल्स मेक साउंड व्हेन हिट विथ एन ऑब्जेक्ट। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोनोरिटी, ठीक है। यहाँ देख भी रहे हो बेल्स, हम लोग क्या चीज, कॉपर का बना हुआ है, ठीक। हिट करोगे वाइब्रेट करेगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ साउंड रिलीज करेगा, ठीक है। तो मेटल्स जनरली सोनोरस होता है, थोड़ा टन टन टाइप का आवाज आएगा एकदम। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल्स आपका क्या है, ना ही मैल्येबल है, ना ही डक्टाइल, मतलब ना ही थिन वायर्स में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्रिटल है। जैसे ही करना चाहोगे वो छोटा छोटा पार्ट्स में टूट जाएगा। तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। रीजन, इलेक्ट्रिसिटी इसलिए नहीं कंडक्ट कर सकता क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा दे, ठीक है। और इसका एक्सेप्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है।
अब ये कार्बन इन दी फॉर्म ऑफ ग्राफाइट, ये इन दी फॉर्म ऑफ ग्राफाइट क्यों हम लोग यहां पे देखें? कार्बन आपका बहुत टाइप का कंपाउंड बनाता है, जिसमें कार्बन जब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के साथ बनाएगा, वो सब ऑर्गेनिक में हम लोग देखते हैं कि वो क्या क्या कंपाउंड होगा। हाइड्रोकार्बन हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप के साथ बनाएगा तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकता है। लेकिन यहाँ पे कार्बन अपने में अरेंज्ड होके, मतलब कार्बन कार्बन अपने में अरेंज्ड होके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कंपाउंड बना सकता है। अब वो क्या है? एक ग्राफाइट, इसमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है कार्बन का, ठीक है। दूसरा डायमंड, ये भी कार्बन ही का है लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग है। एलोट्रोप्स हम लोग उसको बोलते हैं जिसका स्ट्रक्चर्स अलग होगा, प्रॉपर्टीज अलग होगा, लेकिन उसका एलिमेंट वही है, कार्बन ही है। कार्बन ही से सिर्फ बना हुआ है, इसमें कोई और एलिमेंट नहीं है। तो डायमंड, इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। बकमिंस्टर फुलरेन भी और ग्राफीन भी है, ये सब का सब कार्बन से बना हुआ है। तो ग्राफाइट में होता क्या है कि ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा इस टाइप का। इसमें ऐसा ऐसा जाएगा, ऐसा ऐसा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, फिर इधर से भी ये बनाएगा, ठीक है। तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर थोड़ा होता है, इसमें हर पॉइंट कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो ये जो ग्राफाइट है वो आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। और ग्राफाइट का एक और प्रॉपर्टी है, वो सॉलिड ल्यूब्रिकेंट भी है। ल्यूब्रिकेंट क्या होता है? जो फ्रिक्शन को कम कर सकता है। तो नॉर्मली जो ल्यूब्रिकेंट मोबिल जो आपका व्हीकल्स में हम लोग यूज करते हैं वो लिक्विड में ही होता है, ये एक ऐसा ल्यूब्रिकेंट है जो सिर्फ सॉलिड में, ठीक है। नॉन मेटल्स आर लस्टरस, दे आर डल। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस, मीन्स वो शाइनी नहीं होगा, ठीक, वो चमकदार नहीं होगा, जनरली डल होगा। जैसे कार्बन को तुम देख सकते हैं, कोई कोल जो है वो सब चीज़ को तुम देख सकते हैं, वो जनरली डल होता है। लेकिन एक एग्जांपल आयोडीन, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका लस्टरस अपीयरेंस होता है। यहाँ देख सकते हैं इस फिगर में, चमकदार है, ये आयोडीन है जो आपका लस्टरस अपीयरेंस शो करता है। इसके आगे नॉन मेटल्स आपका जनरली सॉफ्ट होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है डायमंड, जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन है अभी तक। और डायमंड कार्बन का ही कंपाउंड था, जो हम जस्ट अभी बोले थे, जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में रहता है कार्बन, इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। इसमें दो कार्बन इसी प्लेन पे होगा, एक कार्बन इनसाइड द बोर्ड और एक आउटसाइड, तो इस टाइप का कुछ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। और इस रीजन से ये आपका अच्छा सा लाइटिस में बैठता है, ये सब रीजन है क्यों डायमंड हार्ड होता है। और नॉन मेटल का डायमंड कार्बन का एक कंपाउंड है जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन है अभी तक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक अलग टाइप का बात हुआ कि मेटल जनरली हार्ड होता है, लेकिन नॉन मेटल का एक कंपाउंड है डायमंड जो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है, ठीक है। मेटल आपका कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन नॉन मेटल का एक कंपाउंड क्या है? ग्राफाइट, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। मेटल जनरली होता है लस्टरस, लेकिन नॉन मेटल का एक कंपाउंड आयोडीन जो लस्टरस प्रॉपर्टी शो करता है। ये हम लोग रिकॉल कर लिए, क्या क्या देखे थे अभी। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एट रूम टेम्परेचर। इसीलिए हम लोग जब नॉन मेटल को डिफाइन कर रहे थे तो वहां पे उसका फिजिकल स्टेट नहीं लिखे थे। मेटल्स में जनरली हार्ड लिख दिए थे, जिसमें एक एग्जांपल था मरकरी जो लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा कुछ नहीं लिखे थे, क्योंकि नॉन मेटल्स आपका सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैसेस भी होता है एट रूम टेम्परेचर। तो सॉलिड में कौन कौन है? कार्बन, सल्फर एंड फास्फोरस आर सॉलिड नॉन मेटल, ठीक है। ब्रोमीन इज लिक्विड नॉन मेटल एंड आपका जो क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, गैसेस होगा। ये सब क्या है? नॉन मेटल जो गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस आपका सॉलिड स्टेट में, ब्रोमीन आपका लिक्विड स्टेट में और क्लोरीन, ऑक्सीजन ये सब गैसेस स्टेट में। तो नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड तो है नहीं नॉर्मली, इसका पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा नहीं, इस रीजन से आपका ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम शो करेगा इन कंपेयर टू मेटल, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड क्योंकि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन है, इस रीजन से इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाई होगा, ठीक। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग एक साथ भी देख सकते हैं कि मेटल एंड नॉन मेटल को एक ही जगह पे प्रॉपर्टीज के बेसिस में डिफ्रेंशिएट करना, ये चीज़ को हम लोग
नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे, और एक बार आप लोग अपने से भी ट्राई करिए। इतना ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद अब ओवरव्यू पता चल जाएगा कि मेटल और नॉन मेटल को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में हम लोग किस टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये भी स्टार्ट करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आयोनिक कंपाउंड एंड देन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स, ठीक है। थैंक यू।